क्या आप जानते हैं कि बुजुर्गों को अनंत पर्वत पर ले जाना क्यों बिल्कुल मना है? मेरे पिता की एड़ी में चोट लगने के बाद उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के लिए दादाजी को साथ बुलाना पड़ा। लेकिन चलते चलते दादाजी अचानक बिना कुछ कहे सीधे खड़े हो गए और मेरी और मेरे भाई की तरफ हाथ हिलाते रहे। मैं दादाजी को वापस बुलाने ही वाला था, क्योंकि अगर हम और आगे जाते तो हम जंगली जानवरों की माद में घुस जाते। लेकिन मेरे पिता का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया ताकि मैं आवाज न निकाल सकूं। शू, बिल्कुल आवाज मत करना, वो तुम्हारे दादाजी नहीं हैं। पिताजी ने फिर एक मशाल जलाई और मुझे पास बुलाया। याद रखना, आज पहाड़ पर सिर्फ हम 3 ही जा रहे हैं। मैं पूरी तरह उलझन में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी क्या कर रहे हैं। तो दादाजी, चुप रहो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, पिताजी ने मुझे बीच में ही टोक दिया। वो पसीने से तरबतर होकर इधर उधर देख रहे थे और उनके चेहरे के भाव देखकर मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैं और पिताजी उस घने कोहरे में तब तक बिना हिले डुले खड़े रहे जब तक दादाजी धीरे धीरे कोहरे में ओझल नहीं हो गए। तभी पिताजी को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और फिर से याद दिलाया, आज पहाड़ पर सिर्फ हम 3 ही आए हैं। पिताजी, क्या अब हम घर चलें? हम वापस बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर वो चीज हमारे पीछे गांव तक आ गई तो गांव का हर इंसान मारा जाएगा। हमें सुबह होने तक इंतजार करना होगा। जब पहाड़ पर सूरज की गर्मी बढ़ेगी और कोहरा छटेगा, तभी हम नीचे जा पाएंगे। आज रात हम यहीं पहाड़ों में रुकेंगे, कोई सुरक्षित जगह ढूंढेंगे और हम में से 2 पहरा देंगे जबकि 1 आराम करेगा। इतना कहकर पिताजी आगे बढ़े और सामान की जांच करने लगे। हम तीनों की कलाइयों पर रस्सियां बंधी थीं, ताकि अगर हम में से कोई भी हलचल करे तो बाकी लोगों को पता चल जाए। मैंने अपने भाई से फुसफुसाकर पूछा, दादाजी कहां गए? आखिर वो चीज क्या थी? मेरा भाई हकलाने लगा और साफ जवाब नहीं दे पाया। उसने पिताजी की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, उस चीज का नाम कभी मत लेना, वो बहुत खतरनाक है। इन बातों ने मुझे पसीने पसीने कर दिया। मेरे दादाजी मेरे ठीक सामने थे, लेकिन अचानक वो 80 साल के बूढ़े इंसान जैसे लग ही नहीं रहे थे। अगर ऐसा है तो वो उस चीज में कब बदल गए? इसी पल बड़ा काला कुत्ता अचानक भौंकने लगा और पिताजी की तरफ झपटा, लेकिन कोहरा बहुत घना था। हालांकि रस्सियों की दूरी सिर्फ 3 मीटर थी, फिर भी जल्द ही मुझे पिताजी दिखाई देना बंद हो गए। मैंने और मेरे भाई ने एक दूसरे को देखा और वहां भागे। हमने देखा कि पिताजी जमीन पर लेटे सिसक रहे थे। उनकी दाईं आंख के पास खून ही खून था, जैसे किसी ने उन्हें नोच लिया हो। यह बहुत डरावना था। वो आदमी जो अभी हमें लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कह रहा था, अचानक गिर पड़ा था। काला कुत्ता घबराहट में चक्कर काट रहा था। उसकी नाक फड़क रही थी, जैसे मैदान में कोई चीज हमें देख रही हो। ज्यादा सोचे बिना मैं और मेरे भाई ने पिताजी को चुपचाप घसीटकर वहीं ले जाने की तैयारी की जहां से हम चले थे। वहां बजरी के गड्ढे में दवा रखी थी। हालांकि मेरा भाई बीच में ही रुक गया। सोनू, क्या तुम्हें याद है हम किस तरफ से आए थे? मैं सन्न रह गया। बजरी का गड्ढा सिर्फ 2-3 मीटर दूर था। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें वो नहीं मिल रहा था। भाई ने पिताजी को मुझे थमा दिया। हिलना मत, रस्सी को कसकर पकड़े रहो। मैं तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाता हूं और देखता हूं कि क्या हमें वो जगह मिल सकती है। मैंने बार बार सिर हिलाया, सावधानी से अपने आसपास देखते हुए पिताजी से बात करने की कोशिश की। पिताजी, आपको क्या हुआ? वो बुदबुदाए, अनदेखा करो, मैं बेवकूफ हूं। अपनी दाईं आंख को पकड़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दर्द में हो। वो वही चीज है, वो चीज हमें जाने नहीं देगी। बेटे, किसी पर भरोसा मत करना। एक बार इस पहाड़ से बाहर निकल जाओ तो कभी वापस मत आना। उनकी बातें धीरे धीरे समझ से बाहर होती जा रही थीं। उनकी आंखें पत्थर आ रही थीं और वो बेहोश होने वाले थे। मैंने पागलों की तरह अपने भाई को आवाज दी, भाई, क्या तुम्हें वो झोला मिला? अचानक काला कुत्ता जोर से रोने लगा। भाई ने रस्सी खींची, जिससे मैं और पिताजी दोनों कुछ कदम आगे खींच गए। सोनू, आकर मदद करो। मैंने बिना सोचे समझे एक कुल्हाड़ी उठाई और रस्सी के सहारे पीछे गया। मैंने देखा कि दादाजी और मेरा भाई किसी चीज के लिए लड़ रहे थे। मुझे देखकर दादाजी अचानक चिल्लाए, पोते, वो तुम्हारा भाई नहीं रहा, मेरी मदद करो। मेरा भाई भी घबराया हुआ था। वो उछल कूद कर रहा था। सोनू, क्या तू चाहता है कि हम दोनों यहीं मर जाएं? ये एक राक्षस है, ये दादाजी नहीं है, इसे मार डालो। दादाजी के उस अजीब व्यवहार को याद करते हुए मैंने और इंतजार नहीं किया। मैंने वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उसी पल वो राक्षस भाई की पकड़ से छूटकर गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि जाने से पहले दादाजी की आंखों में वही चमक थी जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। तभी काला कुत्ता भौंका, जैसे हमें वापस बुला रहा हो। फिर एक दहाड़ने की आवाज गूंजी, एक भालू की गरज,
मैं और भाई दौड़कर पहुंचे और देखा कि पिताजी कांप रहे थे और राजू से फुसफुसाकर कह रहे थे, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, उस चीज की नजर हम पर है, हम वापस नहीं जा सकते। मेरे भाई के होंठ बेकाबू होकर कांप रहे थे। वो हमारे दादाजी हैं। वो कैसे? वो अब तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, तुम अब उनके लिए सिर्फ मांस का एक टुकड़ा हो। रात जल्दी हो गई। जब भी पिताजी को नींद आती वो अपने चेहरे पर मिर्च का पानी लगा लेते। भाई जागकर पहरा देना चाहता था, लेकिन पिताजी ने जोर दिया कि हम बारी बारी से आराम करें, वरना अगर वो चीज दोबारा आई तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। जैसे ही पूरी तरह अंधेरा छा गया, हमने एक गड्ढा खोदा और उसमें आग जलाई। जब मेरी और भाई की बारी आई तो पिताजी ने लकड़ियां गिनी और मेरी तरफ मुड़कर कहा, पेड़ पर चढ़ो और कुछ टहनियां तोड़ लाओ, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। मैंने अपने चढ़ने के औजार उठाए और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं एक सूखी टहनी तोड़ने वाला था, पिताजी नीचे से चिल्लाए, उन्हें हाथ मत लगाना, थोड़ा और ऊपर जाओ, वरना नीचे उतरते समय तुम्हें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं जितना ऊपर चढ़ता गया उतना ही मुश्किल होता गया। मुझे अपने पैरों के नीचे मोटी टहनियां साफ दिख रही थीं, लेकिन मैं बार बार फिसल रहा था। पिताजी, क्या इतना काफी है? थोड़ा और ऊपर। अंधेरा है, क्या तुम्हें साफ नहीं दिख रहा? तुम्हारे ऊपर बाईं ओर एक जगह है, एक बड़ी टहनी गिरने वाली है। मैंने आंखें सिकोड़ी और ऊपर देखा। ऊपर बाईं ओर चढ़ने लगा, लेकिन एक और मोटे पेड़ पर फिसलने के बाद आखिरकार मुझे डर का एक झटका लगा। पिताजी नीचे से इतना साफ कैसे देख सकते थे? इस पहाड़ पर तो घना कोहरा था। यह सोचते ही मेरा चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैंने अपने पैर चलाए, मुझे लगा जैसे मैं पत्थर पर पैर रख रहा हूं। मुझे तब समझ आया कि मैं ऊपर नहीं चढ़ रहा था, बल्कि आगे की तरफ रेंग रहा था। मेरे नीचे एक बड़ा कटा हुआ पेड़ था जो खतरनाक तरीके से झुका हुआ था, और मेरे चारों ओर कई इंसानी शक्ल वाले राक्षस खड़े थे, जिनमें से हर एक 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। उनकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उनकी आंखें रात में हरी चमक रही थीं। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, मेरे होंठ सफेद पड़ गए और गले में दर्द होने लगा। मैंने थूक गिला किया। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। पिताजी, ऊपर का तना पैर रखने के लिए सही नहीं है, अगर मैं फिसला तो गिर जाऊंगा। जंगली जानवरों की दहाड़ के साथ मिली एक कर्कश आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, थोड़ा और ऊपर जाओ, वरना लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। मैंने ध्यान दिया कि जब भी मैं हिलता, राक्षस भी मेरे साथ हिलते। उनकी हरी आंखें मुझ पर टिकी थीं। उनके खुरदरे बालों वाले हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके गले हिल रहे थे। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन राक्षस पीछे पीछे आते रहे। तभी मुझे फिर से पिताजी की आवाज सुनाई दी, क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि किसी पर भरोसा मत करना? सोनू, मूर्ख मत बनो। अगर आग बुझ गई तो वो राक्षस लोगों को गाजर मूली की तरह मार डालेगा। जल्दी वापस आओ, आग बुझ रही है। जंगली जानवरों की आवाजें मेरे पिता की आवाज के साथ मिल गई थीं, और मैं सुनने में इतना मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कौन सी आवाज मेरे पिता की है। आसपास कोई टहनियां नहीं थीं, और मुझे सिर्फ अपने सामने राक्षस खड़े दिखाई दे रहे थे। मेरी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा, और पिताजी अभी भी चिल्ला रहे थे, आग बुझ रही है। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी पिताजी ने पेड़ के नीचे से एक पत्थर फेंका और मेरे सिर पर मारा। मैं तुरंत होश में आया और मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कुछ भी नहीं था, और मैं वाकई में अभी भी पेड़ पर ही था। उसी समय मेरा भाई भी पेड़ के नीचे से चिल्ला रहा थी, छोटे, जल्दी नीचे आओ, आग बुझने वाली है। मैं जल्दी से नीचे उतरा और आग बुझने से पहले सूखी टहनियां डालने में कामयाब रहा। उस रात हम बिल्कुल नहीं सोए। जब सुबह हुई और कोहरा छूटा तो पहाड़ शांत था। हमने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपनी टोकरियां पीठ पर लाद कर पहाड़ से नीचे की ओर भागे। जब मैं घर पहुंचा तो मैं थक कर चूर था, लेकिन मेरी नसें अभी भी तनी हुई थीं और मेरी आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बार बार लग रहा था कि वो चीज अचानक कहीं से बाहर कूद पड़ेगी। मैंने पूछा, भाई, दादाजी को क्या हुआ? वो चीज कैसे बन गए? आखिर वो चीज क्या है? मेरा भाई कुछ भयानक याद करता हुआ लगा। उसकी आंखें कुछ देर तक दहशत में इधर उधर भटकती रहीं और फिर वो शांत हो गया। वो चीज इंसान की खाल पहने एक राक्षस है। फिर मेरे भाई ने मुझे एक डरावनी सच्चाई बताई। एक गंभीर चेहरे और बेहद डरावने हाव भाव के साथ उसने मुझे बताया कि हमारे दादाजी एक अघोरी बन गए हैं। मैंने उससे पूछा कि ये क्या होता है, लेकिन भाई ने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने समझाना जारी रखा कि जो लोग पहाड़ों में घूमते हैं उन्हें जंगली जानवरों की तरह आवाज निकालना सीखना पड़ता है। जानवरों की खाल पहननी पड़ती है और उनकी गंध को अपने अंदर समाना पड़ता है। वे खुद को जंगली जानवरों की तरह पालते हैं, जिससे उनमें जानवरों जैसी प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। एक तरफ
वे पहाड़ों के जंगली जानवरों से बात कर सकते हैं और दूसरी तरफ जंगली जानवर उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। मैं यह सब जानता था। मैं भेड़िए की खाल पहनकर बड़ा हुआ था और धीरे धीरे मुझ में भेड़िए जैसी गंध आने लगी थी। फिर वह सावधानी से मेरे कान के पास झुका और बोला, एक इंसान में जानवरों की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? केवल जंगली जानवरों में ही ऐसी प्रवृत्ति होती है और वे ही उनकी बात समझ सकते हैं। जैसे ही वह बोला, उसकी गर्म नम सांसें मेरे कान के पीछे महसूस हुई, जिनमें से एक सड़े हुए भालू जैसी दुर्गंध आ रही थी। मेरी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय तक जंगली जानवरों की नकल करता है तो वह इंसान और राक्षस के बीच फर्क नहीं कर पाएगा। तुम्हें सावधान रहना होगा, यह चीज जंगली जानवरों से कहीं ज्यादा चालाक है। भाई के ऐसा कहने के बाद मैंने तुरंत भेड़िए की खाल पहनने तक की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर एक दिन मैं गलती से किसी भेड़िए को इंसान समझ लूं और उसे अंदर ले आऊं और वह मेरे पूरे परिवार को खा जाए? जैसे मेरी घबराहट को महसूस करते हुए मेरा भाई अचानक हंस पड़ा। ये वही चेहरा था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन अब इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। अच्छे भाई, डरो मत, हम जवान हैं, हम इतनी दूर नहीं जाएंगे। सिर्फ बूढ़े लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और इंसान और जानवर के बीच फर्क नहीं कर पाते। मैं तुरंत समझ गया कि मेरे भाई का क्या मतलब था। दादाजी शायद बचपन से ही ऐसे थे और अब जब वह बूढ़े हो गए हैं तो उनका दिमाग उलझ गया है, इसलिए वह झुक कर चलने लगे हैं। मैंने भाई की बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। अगले दिन भाई पहाड़ी सामान बेचने बाहर गया और पिताजी पूरे दिन बेसुध होकर काठ के बिस्तर पर लेटे रहे और अपने झुके हुए शरीर के बारे में बड़बड़ाते रहे। हम सोच रहे थे कि हाल ही में पहाड़ों पर नहीं जाएंगे, लेकिन गांव में कोहरा गहरा होता जा रहा था। पिताजी ने हमें अंदर बुलाया। उनमें से दवा की तेज गंध आ रही थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों भाइयों को जल्द से जल्द गांव छोड़ देना चाहिए। मैंने और भाई ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, यहीं रुकिए पिताजी, अगर हमें जाना है तो हम साथ जाएंगे। पिताजी ने अचानक मेरी ओर देखा। शायद रोशनी बहुत कम थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में एक हरी चमक देखी। मैंने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा। उन्होंने अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली थी। पिताजी मर रहे हैं, पैसे लो और किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर चले जाओ। बुढ़ा बाबा लोगों से डरता है। एक बार जब तुम शहर पहुंच जाओगे तो वो तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन भाई ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मुझे बाहर खींच लिया। हम दोपहर के समय किसी बूढ़े आदमी को बाहर नहीं ले जा सकते। अगर हम इस कोहरे में बहुत देर तक रहे तो कुछ हो सकता है। पहले हमें चलना चाहिए। जाने से पहले भाई ने मुझसे कहा कि दोपहर की धूप अजीब थी और मुझे वे जानवरों की खालें अपने साथ नहीं लेनी चाहिए, वरना उसे डर था कि कहीं हम पर कोई साया ना आ जाए। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और उस भेड़िए की खाल की ओर देखा जिसने मुझे कई बार बचाया था। मैं उसे जितना ज्यादा देखता उतना ही डरने लगता। मुझे धुंधली सी कोई चीज याद आई। क्या वह भेड़िए की खाल जिसने मुझे कई बार बचाया था वाकई इतनी अजीब थी? फिर हम जानवरों की तरह क्यों रह रहे थे? जब हम निकले तो भाई ने हमारी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांध दी। 2-3 मीटर की लंबाई कोई समस्या नहीं थी और इससे हमें अपने हाथ पैर चलाने की आजादी मिल रही थी। हम अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि हमें भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी। भाई वहीं रुक गया। भाई, क्या वह भेड़िया रो रहा है? उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बुढ़ा बाबा ने भेड़ियों को पहाड़ से नीचे उतार दिया है। एक इंसान भेड़िए से तेज कैसे भाग सकता है? मैं तुरंत पीछे हटना चाहता था। हमारे घर में अभी भी एक तहखाना था, हम वहां छिप सकते थे। मुझे पीछे हटते देख भाई ने मेरा कंधा पकड़ लिया। हम पीछे नहीं हट सकते, ये भेड़िए वसंत ऋतु में भूखे होते हैं। हमें अभी भागना होगा, वरना एक बार जब वे पेट भर लेंगे और आराम कर लेंगे तो हमें पकड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वह मुझे आगे ले गया, लेकिन खुद नहीं हिला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, भाई के पीछे एक बड़ा काला साया जैसा लग रहा था। घने कोहरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमकती हुई लग रही थीं। भाई, तुम जा क्यों नहीं रहे? उस पल मुझे कुछ अजीब याद आया। हमारे काले कुत्ते ने पूरे दिन एक बार भी नहीं भौंका था, जो वाकई असामान्य था। हालांकि कुत्ता आमतौर पर ज्यादा नहीं भौंकता था, लेकिन भूखा होने पर या भेड़िए के रोने की आवाज सुनकर वह जरूर भौंकता। भाई, हमारा कुत्ता कहाँ है? वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और फिर हंसने लगा। हमारा कुत्ता बूढ़ा हो गया है, हमने उसे पिताजी का साथ देने के लिए छोड़ दिया। चलो उसे कुछ खिलाते हैं, वरना भेड़ियों से लड़ने की उसमें ताकत नहीं रहेगी।
भाई मुड़ा और मेरी तरफ देखा। भाई, आज तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हो। तुम वो बुढ़े तो नहीं हो? अचानक मुझे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम वो बुढ़े हो। भाई एक कदम पीछे हटा और अपनी कमर की रस्सी खोल दी। इसे अपनी कमर पर मत बांधो, बस इसे अपने हाथों पर कुछ बार लपेट लो, इतना कि महसूस हो सके, वरना मुझे भी डर लगेगा। हम पहले गांव वालों को ढूंढना चाहते थे, लेकिन हमें डर था कि उनके बीच कोई बुढ़ा हो सकता है, इसलिए हम आगे चलते रहे। जब हम गांव के मुहाने पर पहुंचे तो वहां कुछ धुंधली आकृतियां थीं। भाई तुरंत रुक गया और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, वहां कौन है? कोहरा इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल था और हमने अपने मुंह स्कार्फ से ढके हुए थे, इसलिए हमें बाहर की किसी भी चीज की गंध नहीं आ रही थी। वह आकृति हमारी तरफ लड़खड़ाई और मैं और भाई स्वाभाविक रूप से दूर रहे, अपने आसपास की हर चीज से सावधान। भाई ने आवाज उठाई और पूछा, कौन है? तुम कहां हो? ये नाटक बंद करो। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और मैं एक कदम पीछे हट गया। एक पल के लिए मैंने भाई से घर वापस भागने के लिए कहने के बारे में सोचा। कम से कम वह माहौल तो जाना पहचाना होता। अगर हम नहीं बोलते तो शायद बात बिगड़ जाती। मेरे भाई ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई जैसे हमला करने वाला हो, और तभी कोहरे से एक भालू जैसी दहाड़ सुनाई दी। लेकिन जब कोहरा थोड़ा छूटा तो मैं और भाई सन्न रह गए। हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि दादाजी थे। लेकिन क्या दादाजी गायब नहीं हो गए थे और वो चीज नहीं बन गए थे? मुझे सोचने का समय नहीं मिला। दादाजी ने एक वाक्य कहा और यही वह वाक्य था जिसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया। बड़े भाई, तुम्हारा छोटा भाई अपना आपा खोने वाला है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, तुम्हें उसे संभालना होगा। क्या सच में मेरा भाई शैतान बन चुका था या वो बूढ़ा आदमी कोई और ही खौफनाक खेल खेल रहा था? आपको क्या लगता है, असली राक्षस कौन है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रूह खंपा देने वाली रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, अगली बार जब कोहरा घना हो तो पीछे मुड़कर मत देखना।